सुप्रभात दोस्तों। आज हम आदिकाल पढ़ने जा रहे हैं। आदिकाल पूरा आप लोग पढ़िए, इसमें से आप लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान होगा और बार-बार देखेंगे, बार-बार पढ़ेंगे तो और अच्छा ज्ञान होगा। तो आदिकाल को हम लोगों ने 6 भागों में बाँटा है। अभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, फागु साहित्य, रासो साहित्य और नाथ साहित्य। तो आज हम लोग अपभ्रंश साहित्य पढ़ेंगे। तो आदिकाल अ, आदिकाल जो को बहुत अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग नामों से बोला है। आदिकाल को अभ्रंश आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला है। इसको वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। इसी तरह से कई लेखकों ने आदिकाल को विभिन्न नाम दिया है। तो हम इसको दूसरी बार इसको जब हम वर्गीकरण करेंगे तो वहाँ पढ़ लेंगे। तो अभी हम अपभ्रंश में पढ़ने जा रहे हैं। तो अपभ्रंश के जो पहले कवि हैं, वो हैं स्वयंभू। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा ने माना है और इनका जो समय माना गया है 783 ईस्वी के आसपास में माना गया है। ये जैन परंपरा के प्रथम कवि इनको माना जाता है और इनको जो उपाधि दी गई है अपभ्रंश का वाल्मीकि या अपभ्रंश भाषा का व्यास भी इनको बोला गया है। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि, अपभ्रंश भाषा का व्यास। तो उपाधियां यही था इनका और फिर इनके जो 3 ग्रंथ हैं, पयमचर्यु जिनको जैनी रामायण कहा जाता है और ऋट्ठमेढ़ी ये परमचर्यु जैनी रामायण है, राम जी से संबंधित है। ऋट्ठमेढ़ी कृष्ण जी से संबंधित है और स्वयंभू छंद, इन्होंने स्वयंभू छंद लिखा है। इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा बोला है। इनके पुत्र का नाम त्रिभुवन था, जो परमचर्यु को इन्होंने पूरा किया था। तो इस तरह से आप लोग स्वयंभू के बारे में जान गए। तो स्वयंभू के बारे में इतना है, आप इसको बार-बार देखिए, समझिए, रट लीजिए और परमचर्यु में राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। फिर है पुष्पदंत, दूसरे प्रमुख लेखक हैं। तो इन्होंने शिव सिंह सेंगर ने इनको हिंदी का प्रथम कवि कहा है। स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने कहा है, इनको शिव सिंह सेंगर ने कहा है। और इनको पुष्य कवि या पुण्य कवि भी कहा जाता है। इनको पुष्य कवि या पुण्य कवि भी कहा जाता है। इनका आविर्भाव 972 ईस्वी में माना गया है, 10वीं सदी में और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको 9वीं सदी में माना है। इनकी जो रचनाएँ हैं, वो 63 महापुरुष गुणलंकार, 63 महापुरुष गुणलंकार है और इसमें 63 महापुरुषों का जीवन वर्णन है। फिर उसके बाद है दूसरा जो इनका महत्वपूर्ण रचना है, वो है जसहर जसहर चर्यु और फिर उसके बाद है रय कुमार चर्यु। तो ये 3 इनके प्रमुख रचनाएँ हैं। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाखा की जड़ भी कहा है। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाखा की जड़ भी कहा है। और फिर इन्होंने पुष्पदंत को जो उपाधियाँ दी गई, अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक। अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक इसको बोला गया है। इनको माना गया है। ये अ, इनको स्वयंभू नहीं पुष्पदंत मान्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। तो भीम के ये सभा कवि थे
और इसके बाद धनपाल जी यहाँ पे धनपाल कह रहा हूँ, पुष्पदंत जी यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। इनके बारे में इतना ही है, बाकी और पढ़ेंगे जब डिटेल से बनाऊँगा तो। तो इतना आप लोगों को रखना है पुष्पदंत के बारे में। फिर तीसरे नंबर पे धनपाल जी आते हैं। धनपाल जी 10वीं सदी के प्रमुख लेखक हैं, प्रमुख कवि हैं। धनपाल जी को ये धनपाल वाक्यपति मुंज के सभा रत्न थे, जिन्हें राजा मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। तो राजा मुंज जी थे, जिन्होंने इन्हें सरस्वती की उपाधि दी और ये उनके सभा रत्न कवि थे। धनपाल जी तीसरे प्रमुख कवि हैं और इन्होंने भविष्यत कथा लिखी है। तो इस तरह से धनपाल जी के बारे में भी आप लोग जान गए। अब जो आएंगे जिनदत्त सूरी, ये अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि हैं और 1114 में इनका जन्म माना जाता है आसपास में, तो यानी कि 12वीं शताब्दी। इन्होंने उपदेश रसायन रास लिखा है, उपदेश रसायन रास, और ये जैन रास काव्य परंपरा के प्रथम ग्रंथ है इनका, प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम राजग्रंथ भी माना जाता है। ये उपभ्रंश नहीं है, अपभ्रंश है। इनके और किताबें हैं चाचरी, काल स्वरूप कुलक, एव एस रसाया। तो जिनदत्त सूरी के बारे में आप लोग जान लिए। अब 5वें नंबर पे आते हैं शालिभद्र सूरी, ये 1184, वो 1114 थे, ये 1184 हैं। ये रास काव्य परंपरा को हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय इनको जाता है। रास काव्य परंपरा को हिंदी में परिवर्तन करने, अभी तक वो अपभ्रंश में थे और अपभ्रंश हिंदी लगभग लगभग वहीं से निकलता है। तो इनके जो रचनाएं हैं वो है भरतेश्वर बाहुबली रास, और जो दूसरी रचना है वो बुद्धि रास है, इनके शिष्यों ने संग्रहित किया है। फिर 6वें नंबर पे आते हैं अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान ने संदेश रासक लिखा है। यह प्रथम धर्मेत्तर रास ग्रंथ है, यानी कि धर्म से अलग है ये प्रेम प्रेम संबंधित है, और इसमें ये खंड काव्य है। विक्रमपुर की एक वियोगिनी की वीरा कथा का वर्णन है। ये 12वीं या 13वीं शताब्दी में लिखा गया। तो अब्दुल रहमान का संदेश रासक है। फिर उसके बाद है मुनी राम सिंह। मुनी राम सिंह जैन साहित्य में एक सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। ये 1057 ईस्वी के आसपास में इनका जन्म माना जाता है और इनका जो रचना है वो है पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा इनका बहुत महत्वपूर्ण रचना है। जो हिंदू जो है, जो हिंदू इन्हें 6ठी शताब्दी में है, और जो हिंदू को माना जाता है कि ये दोहा काव्य का आरंभ इन्हीं से माना जाता है। भ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ इन्हीं से माना जाता है और जो हिंदू से माना जाता है। जो हिंदू की जो दो प्रमुख रचना है परमात्मा प्रकाश और योगसार, परमात्मा प्रकाश और योगसार। तो अभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी से जो हिंदू माना जाता है, ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र 1088 में इनका जन्म माना जाता है। ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के राज दरबार में रहते थे। अब इन्होंने जो इनको मतलब हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है, तो अर्थात ये अ, राजा का गुणगान तो करते ही थे, लेकिन इनका व्याकरण में भी बहुत ज्यादा रुचि था। तो कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन, देसी माला कोश, द्व्याश्रय काव्य, इनकी सारी रचनाएं हैं, जिनमें आपने योग योग सार जो इंदु का देखा था, और यहाँ पे आपने योग शास्त्र हेमचंद्र का देखा। योगचर्या डोबिम्बा का मिलेगा आपको आगे, डोबिम्बा जब हम पढ़ेंगे।
वो सिद्ध साहित्य में पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिलेगा। बाकी हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है, ये आप पढ़ लिए। फिर सोमप्रभ सूरि, ये 1241 यानी 13वीं शताब्दी में है। कुमारपाल प्रतिरोध इनके किताब का नाम है और गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य है ये। तो सोमप्रभ सूरि भी हो गए। अब जो नेक्स्ट आएँगे, अगला आएँगे वो है मेरुतुंग। ये भी व्याकरण संबंधित चीज़ें लिखने में अ, विद्वान थे। प्रबंध चिंतामणि 1661 ईस्वी में इन्होंने लिखा है और प्रबंध चिंतामणि 1661 संवत में लिखा है और प्रबंध चिंतामणि में दूहा विद्या की 2 चरण आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दूहा विद्या कहा जाने लगा। तो दोहा जैसे कि हम जब समझते हैं कि जब गाथा बोलते हैं तो प्राकृत का बोध होता है और जब हम दूहा बोलते हैं तो अपभ्रंश भाषा का बोध होता है। फिर उसके बाद है लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर प्राकृत पैलंगम, प्राकृत पिंगल सूत्र कहा गया है। प्राकृत पैलंगम इनकी प्रसिद्ध रचना है। प्राकृत पैलंगम 14वीं शताब्दी के आसपास में लिखा गया। प्राकृत पैलंगम में विद्याधर, श्रांगधर, उज्जल बब्बर का जिक्र होता है। आदि कवियों की रचनाओं को भी संकलित किया गया है। प्राकृत पैलंगम में प्राकृत अपभ्रंश की छंदों की विवेचना भी की गई है। प्राकृत पैलंगम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा गया है, जो कि ऊपर भी लिखा हुआ है। प्राकृत पैलंगम की टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा है। फिर अंतिम आते हैं श्रांगधर। श्रांगधर पद्धति साबरमंत और भाषा चित्र काव्य, ये इसमें मिलता है श्रांगधर पद्धति में। और इनका दूसरी रचना है हम्मीर रासो। तो इस तरह से 12 कवियों को हमने अपभ्रंश साहित्य में लिया है और फिर उसके बाद सिद्ध साहित्य आएगा तो हम सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।